दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर बाबा साहब ने इसी दिन 96 साल पहले मनुस्मृति इस ग्रंथ का दहन किया था और उसी महाड़ के तालाब के पास मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो अम्बेडकरी विचारवंत है आदरणीय भैया जी खैरकर साहब, जो अभी अभी यहाँ पर बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए बाबा साहब 96 साल पहले यहाँ पर इसी तालाब का पानी बाबा साहब ने पवित्र किया था। और इस तालाब का जो पानी बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस बाबा साहब को, इस घटना को लेकर यहाँ पर उस घटना को याद करते हुए भैया जी खैरकर यहाँ पर आए हैं, अम्बेडकरी विचारवंत। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम भैया जी। जय भीम सर। जय भीम सर, आपने 2019-20 में एक शिक्षा नीति का धोरण इसके बारे में आंदोलन छेड़ा था सर, तो इस आंदोलन के बारे में, वो आंदोलन क्या था, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। वो 2019 में मोदी के सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 बनाई। वो हमारे नागपुर शहर में तब लॉर्ड बुद्धा टीवी का बहुत माहौल था। जी जी। नागपुर शहर के कुछ विचारवंतों ने उसकी स्टडी किया, सरकार को लिखा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये फुले शाह अम्बेडकर के खिलाफ है। जी जी। और इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी ने भी नागपुर शहर में जो आयोजन हुए, जिन विचारवंतों ने वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अभ्यास किया था, उसकी चर्चा की, गवर्नमेंट को लिखा, कुछ लोगों ने कुछ किताबें निकाली और लॉर्ड बुद्धा टीवी ने एक प्रकार से उसमें पुढ़ाकार लिया। और लॉर्ड बुद्धा टीवी ने, ये महाड़ की बात बता रहा हूँ मैं, महाड़ का क्यों दिन, तो 2019 में 19 और 20 मार्च को दिल्ली में बोट क्लब पर एक बड़ा धरना आयोजन करने का, और मोदी सरकार ने ये जो हिंदुत्ववादी शिक्षा नीति जो पास की है, मंजूर की है, जी जी, उसके खिलाफ भारत में जितने भी फुले शाह अम्बेडकरवादी है, जो शिक्षा में होने वाले जो बदलाव है उस पर अपनी राय देना चाहते हैं, उसके खिलाफ आना चाहते हैं, ऐसे लोगों का 19 और 20 मार्च को हम लोगों ने वहाँ पर दिल्ली में धरना आयोजन किया था। जी जी जी। कुछ लोग जो है वंदना संघ से संबंधित जो लोग थे, प्राध्यापक देवीदास घोड़ेसवार सर के नेतृत्व में वो वहाँ गए कि ये धरना जब हम दिल्ली में पब्लिक का धरना जब लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से आयोजित होगा तो उसी समय पे वहाँ के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो विरोधी पक्ष के हैं या जो लोग इस शिक्षा नीति से जो वंचित वर्ग के हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, उनको एक पुस्तिका लेके कि ये शिक्षा नीति बहुजन समाज के लिए कितनी घातक है, बराबर है, ये विशिष्ट धर्म और विशिष्ट जाति संप्रदाय के भाषा को, विशिष्ट भाषा को आगे करने वाली है, विशिष्ट धर्म और संप्रदाय के धर्म ग्रंथों को अभ्यासक्रमों में लाने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए वो एक शिष्टमंडल वहाँ पर दिल्ली में गया था। जी जी जी। माननीय सचिन मुन के नेतृत्व में दूसरी एक टीम दिल्ली में गई थी कि वो बोट क्लब पर जंतर मंतर पर धरना करने के लिए परमिशन निकाली जाए पुलिस से, और पुलिस से परमिशन निकालने के बाद में वो परमिशन निकाली जाए, और परमिशन भी हमारे पास में रेडी थी। अच्छा, मैं ये महाड़ में क्यों चर्चा कर रहा हूँ, बड़ा सही विषय आपने लिया। जी जी। क्योंकि वो 19 और 20 मार्च जो बाबा साहब ने 1927 में जो महाड़ में संघर्ष किया था यहाँ पर इसी चौधार तालाब पर, तो उस संघर्ष को याद में रखे, क्योंकि उसी संघर्ष में बाबा साहब ने ये संदेश दिया था, जी जी, समता के जो सिद्धांत है कि सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, समान तत्व। एक तो जन्मतः मनुष्य सारे समान होते हैं, और नैसर्गिक और जो कोई सार्वजनिक जो कोई व्यवस्था है उसमें सबका समान अधिकार होना चाहिए। ये समता का संघर्ष जो बाबा साहब ने शुरू किया था, उसी दिन को हमने दिल्ली में चुना था 19 और 20 मार्च। जी जी। जो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिए उसका निदर्शन करने वाले थे हम लोग। सब आयोजन हुआ, सचिन मुन के नेतृत्व में वहाँ पर गया, घोड़ेसवार संघ के, वंदना संघ के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने गए, और डायरेक्ट 19 और 20 मार्च को जैसा भी हुआ था वैसे ही दिल्ली से सबको निकाला गया। अच्छा, क्योंकि कोरोना डिक्लेयर हो चुका था और दिल्ली का आवागमन बंद हो गया। दिल्ली का सब
ये आज मुझे याद इसलिए महाड़ पर आई जी, और सही समय पे आपने मेरे साथ चर्चा की जी, जी। कि ये वो दिन था 19 और 20 मार्च, क्योंकि महाड़ में ही बाबा साहब ने पहला संदेश दिया अपने लोगों को, अपने महिलाओं को, पुरुषों को कि एक बार भूखा रहो, बराबर है, जी जी एक बार खाना मत खाओ, एक सोने का दागिना मत पहनो लगे तो, अच्छा। एक कपड़ा कम कर दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है, जी जी बराबर है। जी, ये बराबर। संदेश इसी महाड़ के संग्राम में उन्होंने दिया था और इसलिए वो महाड़ के संग्राम के दिन हमने वहाँ पर दिल्ली में आयोजन किया था, जी, बराबर जी, है। जी। फिर कोरोना काल में नागपुर में काफ़ी बड़ा आयोजन हुआ, नागपुर में बड़ा चर्चा सत्र हमने संविधान चौक में लगाए थे, नागपुर में जो विचारवंत है उनको टीवी पर हमने लाया था और काफ़ी अच्छा प्रचार होने वाला था कि हम पूरे महाराष्ट्र से जागरूक करके दिल्ली में एक ताकत जो फूले शाह अम्बेडकरवादियों की है वो ताकत खड़ी करेंगे, इसलिए वो आयोजन था। जी आज महाड़ में मैं आया, मुझे फिर से वो याद आई कि यार इसी दिन को हमने चुना था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है आपको मालूम है, कल मनुस्मृति यहाँ पर जलाई। हाँ जी ये मनुस्मृति जो है या हिंदू धर्म के तमाम रामायण महाभारत जैसे जो धर्म ग्रंथ है उन्होंने ये वंचित समाज को, ये जो दलित पिछड़े समाज को, ये शूद्र अतिशूद्र समाज को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया था, जी 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 बराबर हाँ है। जी। ये आप सब जानते हैं और इसीलिए बाबा साहब ने यहाँ पर 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी, जी 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 बराबर है। ये एक बात है। हाँ। और हम वही महात्मा फुले का संघर्ष बाबा साहब ने याद किया, उन्होंने शिक्षा के लिए दरवाजे खोले, बराबर है। हाँ जी। और बाबा साहब ने वो संघर्ष किया, हमारा समाज शिक्षा में आगे आया, भारत का संविधान को उन्होंने सबको समान शिक्षा का पक्षधर एक संविधान बनाया और सबको अधिकार दिया कि भाई जिनको शिक्षा चाहिए वो सरकार सभी लोगों को समान रूप से वितरित करे, मिलनी चाहिए जी। और आज तक मिलती रही। जी 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 जैसे जैसे प्रतिक्रांति हावी हो गई और वही मनु की औलाद, कल हमने यहाँ पर मनुस्मृति जलाने का दिन मनाया हमारे सारे लोगों ने, वो लोग जागरूक हो गए और 2019 में, बराबर है, जी, हाँ। मोदी सरकार ने वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 बनाई। जी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं आज नागपुर में होना चाहिए था, जी 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 हाँ बोलिए बोलिए। मैं गलती से सचिन मुन साहब ने, गोपाल कांबड़े सर ने या महाड़ में बोला कि सर आप बहुत दिन से टीवी से गायब है, जी जी टीवी पर आते नहीं, आपकी तबीयत खराब है और इसलिए मैं यहाँ पर महाड़ में आया, बराबर। जी, मैं नागपुर में इसलिए रहना चाहता था कि उसके बाद में हमने एक प्रयास किया था अच्छा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ फूले शाह अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है वो लेकर चलने वाले लोग बोले, कुछ आवाज़ उठाए, हाँ हाँ बोलते नहीं। इसलिए हमको लगा था उस जमाने में कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो है हाँ वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जी बराबर है, हाँ, हाँ। उन्होंने एक दीक्षा भूमि बनाई अपने गुलबर्गा में, बराबर। वो दलित समाज से है, बराबर है, जी, थोड़ा हाँ। बुद्ध पर भी उनका भरोसा है और दलित समाज से तो भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हाँ जी। इसलिए हमारी सबकी आशा पल्लवित हो गई। हम फिर से महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष थे नाना पटोले साहब, हाँ जी। वो नाना पटोले के साहब के नेतृत्व में हर्ष बोधी, सचिन मुन साहब, मैं, हम सारे लोग खड़गे साहब से मिलने गए कि खड़गे साहब हाँ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये दलित और बहुजन समाज को किसी भी हालत में शिक्षा से वंचित करने का ये मनुवादी षड्यंत्र है। जी किसी भी हालत में हमारे हजारों वर्षों से हम लोग शिक्षा के वंचित रहे, बाबा साहब ने, फूले शाह बाबा साहब ने और भारत के संविधान ने हमको ये बराबरी में लाने के लिए ये शिक्षा के अधिकार दिए, कैसे तो भी हम शिक्षा के द्वारा हम लोग आज प्रगति करें, जो मुट्ठी भर क्यों ना हो, लेकिन देश विदेश में हमारे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने जी, और शिक्षा से लगे हैं। ये फिर से मनुवादी ताकतें फिर से सत्ता में आने के बाद में, हाँ। बराबर है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगाई है और ये शिक्षा नीति फूले शाह अम्बेडकर के विचारधारा पर नहीं है, ये संविधान विरोधी है। जी। तो आप दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए आप हमारे नागपुर में आइए और हम इसका जागरण करेंगे। और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा में है, आपके पास लोकसभा के कुछ सांसद है, आप बुजुर्ग हैं, तो भारत में सभी राष्ट्रीय पार्टी से आपके समन्वय है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए। जी 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 खड़गे साहब ने हमको समय नहीं दिया, नाना साहब पटोले जो थे उन्होंने हमको ले गए थे उनके घर, हम बातचीत किए थे और समय नहीं दिया और फिर से ये वातावरण जैसा कि वैसा ही रहा। जी 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 आज नागपुर शहर में, मैं तो गोपाल कांबड़े जी के वजह से, हमारे तमाम दोस्तों के वजह से, सचिन में उनके आग्रह पर यहाँ महाड़ में आया, जी हाँ लेकिन मुझे नागपुर में और फिर से चिंता हो गई कि वो जो हमारा जो मिशन था
कि राष्ट्रीय, क्योंकि शिक्षा के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। बराबर है, सही बात। फुले शाहू अम्बेडकर का जो आधार है और इवन बुद्ध का आधार है कि प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, ये कोई पत्थरों का पूजने वाला धर्म नहीं है, ये प्रज्ञा के आधार पर बुद्ध ने समाज की रचना की है। तो हम फुले शाहू अम्बेडकर के लोग शिक्षा के बगैर हमको इस देश में कुछ भी नहीं चाहिए। जी जी जी, बराबर। क्योंकि वही एक आधार है हमारा आगे आने का, वही एक आधार है हमें मनुष्य बनाने का, वही आधार है हमको आरक्षण पाने का, वही आधार है हमको देश विदेश में जाने का। और शिक्षा से अगर हमारे समाज को वंचित करने का ये मनोवादी षड्यंत्र ये भारत में चल रहा है, तो इसके खिलाफ वो जो हमारा आंदोलन था वो फिर से मुझे लग रहा था कि नागपुर में अब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी का, वो प्रसंग बड़ा खास है। अच्छा, कि कांग्रेस पार्टी को स्थापना के लिए 100 वर्ष पूरे हो गए या ज़्यादा वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1885 में बराबर है वो कांग्रेस की स्थापना है। अभी नजदीक पास 125 वर्ष उनको जो कुछ चल रहे हैं, तो उस वर्षों का स्थापना दिवस इतने बड़े पार्टी से वो अभी नागपुर में मनाया जा रहा है 28 तारीख को आने वाली 28 तारीख को। और शिक्षा का संघर्ष जो है फूले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस हयात में रहते हुए कांग्रेस के तमाम एलिबेजेंट से लेके जितने भी अध्यक्ष रहे, तो शिक्षा नीति पर ये लोग बहस करते रहे। फुले को संघर्ष करना पड़ा, शाहू महाराज का संघर्ष ही जिंदा रहा, और बाबा साहब ने उस संघर्ष को एक संविधान में लाकर खड़ा कर दिया और हमको आज तक शिक्षा मिल रही थी। जी। मुझे लगा इतनी पुरानी पार्टी भारत की, राहुल गांधी के नेतृत्व में भी नागपुर में फिर से संगठित हो रहे, इस पार्टी के सामने ये सवाल रखा जाए, क्या बहुजन समाज को बराबर है? ये 2019 में जो मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, इस षड्यंत्रकारी शिक्षा नीति से क्या आप हमको बचाएंगे? आप धर्म भी निरपेक्ष है, वो धर्म के आधार पर सत्ता लाना चाहते, वो धर्म के आधार पर कुछ लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते, बराबर है। वो शिक्षा नीति में उन्होंने 2 फाड़ कर दिए, वो शिक्षा का व्यापार बनाना चाहते। यहाँ के महाविद्यालय, यहाँ के विद्यापीठ जितने भी है भारत के, वो सारे विद्यापीठ सिर्फ व्यापार करने के लिए पैसे वालों को हाथ में देने का। विद्यापीठ अभी सरकार नहीं चलाएंगी, ये महाविद्यालय और ये जो डीम्ड कहते हैं उनको, ये जो खाजगी विद्यापीठ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी पास हुआ पिछले वक्त, तो ये सारे विद्यापीठ जो है ये भांडवलदार चलाएंगे, क्योंकि उनको कमाना है। अच्छा, ये भारत का दुर्भाग्य है, दुनिया के किसी देश में ऐसा देश नहीं है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर भी मलाई खाना चाहते, कमाना चाहते, जबकि ये शिक्षा जो है हमारे गुरुओं की जो परंपरा है भारत के, भगवान बुद्ध से लेके, ये शिक्षा फ्री में देने वाला एक गुण है। जी। बराबर है। ये फ्री में देने वाला हमारे ऋषि मुनियों की जो भी परंपरा हमारे, एक्सेप्ट रामायण और महाभारत। जी। रामायण और महाभारत में आपको शंभुक को हत्या इसलिए की थी कि वो शूद्र समाज का आदमी, वो अपने बहुजन समाज को पढ़ाई दे रहा था। प्रभु रामचंद्र के राज्य में ब्राह्मणों ने कहा कि ये गलत बात है, इसलिए उससे मार दिया गया, बराबर है। एकलव्य का उदाहरण महाभारत में दिया। ये जो 2 प्रसंग छोड़े इतिहास के बड़े, अब वो इतिहास है या मनगढ़ंत कहानियां हैं वो बात और है, लेकिन भारत में गुरुओं की परंपरा जो बुद्ध से मानते हैं हम लोग, 2500 साल की परंपरा, ये शिक्षा, ये ऐसा एक दान था, बराबर है, जो गुरु अपने शिष्य को मुफ्त में दिया करता था। बराबर, अपने साथ में रह के दिया करता था, बराबर है। बुद्ध ने सैया पर लेटने के लास्ट में भी बुद्ध ने आनंद को कहा कि नहीं, ये मरते वक्त कोई बनते सुभद्र उनके पास में आया और कुछ पूछना चाहता था, वो बोले मेरा तबीयत का कुछ मत, मुझे अगर आखिरी शब्द भी है तो मैं अपने शिष्य को अपना ज्ञान दूंगा। इस परंपरा को मानने वाले फुले शाहू अम्बेडकर के लोग आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी। मैं नागपुर में होता तो मैं ये सोचता कि इतने बड़े पार्टी के लोग नागपुर में आ रहे हैं, राहुल के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो आज भारत में संगठित हो रहे, बराबर है। वो आरएसएस और मोदी जी का मुकाबला करना चाहते हैं, वो फुले शाहू अम्बेडकर के लोगों को साथ में लेना चाहते हैं। तो क्या फुले शाहू अम्बेडकर के लोगों को जो शिक्षा से वंचित किए जा रहे, बराबर है, क्या उनकी शिक्षा को बचाओगे?
ये सवाल तो हमको पूछनी पड़ेगी, बराबर, सही बात। क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में आने के बाद हर कोई आदमी फूले शाहू अम्बेडकर का नाम लेता है। जी जी जी, वो फूले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है ऐसे कहता है, बराबर है। बराबर, और इसी महाराष्ट्र में 92 में हाँ। जब मनमोहन की सरकार आई थी, बराबर है, हाँ, उसमें शिक्षा का निजीकरण किया गया। जी जी, बराबर। तमाम प्रकार के निजीकरण, खाऊजा जो धोरण था, खादीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण के नाम से, बड़े मीठे शब्दों के नाम से शिक्षा का निजीकरण किया गया, खादीकरण किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े महाविद्यालय खोल गए, बराबर है। जबकि महात्मा फुले 100 वर्ष पूर्व 1882 में महात्मा फुले ने हंटर कमीशन को निवेदन देते समय उन्होंने शिक्षा के निजीकरण का, खादीकरण का विरोध किया था। उसी महाराष्ट्र में जहाँ फुले शाहू अम्बेडकर का जन्म हुआ, उसी महाराष्ट्र में 92 में 1992 में शिक्षा का खादीकरण किया गया, बराबर है। जी, जी। और शिक्षा का खादीकरण करके फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का खून किया गया। अच्छा। तब कांग्रेस की सरकार थी। बाबा साहब का संघर्ष जो है वो कांग्रेस से ही था। कांग्रेस में जो मनुवाद जिंदा था, हाँ हाँ, इसका संघर्ष बहुत पुराना है। जी जी जी, बराबर। क्योंकि शिक्षा के नए जब दरवाजे खोल रहे थे, अंग्रेज कुछ भी हो लेकिन समान शिक्षा के पक्षधर थे, ध्यान में रखना। बराबर, सही बात है। महात्मा फुले को जो पढ़ाई मिली वो अंग्रेजों की इसमें मिली। बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री कंटोनमेंट में अंग्रेजी पढ़े थे, वो वहाँ अध्यापक थे। अंग्रेज भारत में समान शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन हमारे देश के, हमारे धर्म के, हमारे ही देश के लोग जो अपने आप को आज इस भारत का भाग्य विधाता समझाने के लिए लग रहे हैं, वो लोग समान शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। वो कुछ ही वर्गों को शिक्षा मिले और कुछ वर्ग जो है महिलाओं सहित दलित और बहुजन समाज के लोग शिक्षा से वंचित रहे, ये षड्यंत्र करते रहे। वो सारा वर्ग तब के ज़माने में कांग्रेस में था और 92 में भी यहाँ पर कांग्रेस में वही वर्ग था। यहाँ पर महाराष्ट्र में वही वर्ग था और उन्हीं वर्गों ने ये नहीं सोचा कि शिक्षा का निजीकरण करते समय कुछ वर्ग अगर पैसा नहीं है तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान शिक्षा ये नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचा गया। हम लोग खुश होते रहे, हमको लगा कि ये लोग धर्मनिरपेक्ष है, ये फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते हैं, हमारे गवई साहब को राज्यसभा में लेते हैं, हमारे आठवले साहब को मंत्री बनाते हैं, जी जी, हमारे आंडोरे साहब को मंत्री बनाते। हम खुश हो गए, हम तालियां पीटते रहे, लेकिन हम बहुजन समाज के उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं बोले। मैं अम्बेडकरी समाज के तमाम उन विचारवंतों को, तमाम उन लोगों को इस आह्वान करना चाहता हूँ कि देखो, जागरूक बनो। हमको मिला, गवई साहब को उपसभापति पद मिला, राज्यसभा आठवले को मंत्री मिला, हमारे समाज के कई लोगों को मंत्री बनाया, आमदार बनाया, नितिन राउत को मंत्री बनाया, लेकिन बहुजन समाज के उस वंचित वर्गों से शिक्षा छीनी गई। जी जी जी, बराबर है। हाँ हाँ, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र को समझाना, क्योंकि आज हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। हमारे हाथ में शिक्षा गया, नौकरी गई, निजीकरण के वजह से आज संविधान ने जो जो लाभ दिए थे, वो चले गए। मजदूरों के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए थे, बाबा साहब इस भारत के पहले मजदूर मंत्री थे। जी जी जी, किसी भी मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बने। बाबा साहब ने मजदूर के बेटे को, जो मट्टी का काम कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, उस मजदूर के बेटे को 25 साल के अंदर कलेक्टर बना के उसके सामने खड़ा कर दिया। ये बाबा साहब की शिक्षा नीति थी, ये भारतीय संविधान के आदेश की शिक्षा नीति थी, ये फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों का परिणाम था। जी जी, आज वो नहीं हो रहा है। जी जी, मैं नागपुर में जो अधिवेशन में आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता था अच्छा, कि कदाचित ये मेरा अगर उन तक संदेश पहुँचे, शायद मैं इधर कुछ दिन रहूँगा, शायद मैं भी हम कोरेगांव में जाऊँगा, मेरे पूर्वजों से मिलना, मेरे पूर्वजों का इतिहास लोगों को बताना, ये मेरी ड्यूटी है। मैं 10-12 साल से ये सब किया, तो ये सारा समझे। और उतनी 150 साल पुरानी पार्टी ये आज तो भी डिक्लेयर करे कि मनमोहन सिंह के काल में महाराष्ट्र में या पूरे देश में शिक्षा का निजीकरण का जो पाप हमारे पूर्वजों ने किया, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में वो धुल जाए। राहुल गांधी ये डिक्लेयर करे नागपुर में, बराबर है। उनका धोरण सही है। मैं देख रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, पिछले साल 2022 में राजस्थान में बड़ा राष्ट्रीय शिविर उनका लग रहा था कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, उस कांग्रेस पार्टी ने पहली बार
खाजगीकरण का, निजीकरण का विरोध किया था राजस्थान में। अच्छा। मुझे तब अच्छा लग रहा था। हम अभ्यासक लोग हैं, जी जी बराबर। हम किसी के पीछे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है वाले नहीं है। हमें अच्छा लगा कि पहली बार कांग्रेस सुधर रही है और राजस्थान के 3 दिवसीय शिविर में उन्होंने निजीकरण का विरोध किया था। जी जी जी। वो याद दिलाना चाहते हम लोग। हमें लगा कि राहुल का कदम जो है सही चल रहा है। अच्छा। उन्हीं के पार्टी के एक कर्नाटक में सरकार बनी जहां सिद्धरामैया अभी मुख्यमंत्री है। वो एक स्टेट में सिद्धरामैया की सरकार ने बोला कि हम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने वाली शिक्षा नीति है। हम कर्नाटक में अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो हम इसको लागू नहीं करेंगे। अच्छा। ये डिक्लेयर है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी इतने में मैं कर्नाटक जा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं गया तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या चल रहा है कहाँ किया। बराबर। मैंने क्या बताया आपको कि कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार ने किया है। मैंने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एनएसयूआई के कुछ लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में खड़ा होते हुए किसी चौक में देखा था। लेकिन मैं खरगे जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से मुंह के सुनना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि हम ये नई जो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगाई है उसके विरोध में हम खड़े होंगे। ये आश्वासन हम चाहते हैं। जी 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 जी। अब भैया जी अभी अभी जो राष्ट्रीय नीति 2019-20 की आपने जिक्र किया है, तो आने वाले दिनों में इस शिक्षा नीति से बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य क्या होगा? यही तो चिंता है। बहुजन समाज के ऐसी 2 शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। जी जी। एक 2 भाग किए उन्होंने। एक भाग उनका शिक्षा नीति का एक जो है जो कॉन्वेंट के एजुकेशन से होता है। अच्छा। वो कॉन्वेंट के एजुकेशन से एक ऐसी प्रणाली बनाई कि वो कॉन्वेंट का एजुकेशन वो फिर से प्राइवेट स्कूलों का एजुकेशन जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन और वो शिक्षा जो है वो डायरेक्ट कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन और डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वो पैसे वाला वर्ग जो है उनके लिए एक समांतर व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। अच्छा। कि जिनके पास पैसा है उसका बच्चा कॉन्वेंट में आएगा, उन्हीं का बच्चा इंजीनियरिंग मेडिकल तमाम जो कॉलेजेस में वो वही जाएगा और उन्हीं का बच्चा वो डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो उन बच्चों से नहीं मिलाना चाहते हैं। अच्छा। जो बच्चे किसी म्यूनसिपालिटी के स्कूल से हो, किसी गांव के जिला परिषद के स्कूल से हो, अच्छा। वो बच्चे जो कॉन्वेंट के बाहर से हो उन बच्चों को इसमें नहीं मिलाना चाहते। अच्छा। इनके लिए वो नीति वो है कि जहाँ सरकारी स्कूल होगी जैसे भी हालत में होगी उसी हालत में ये बहुजन समाज रहेगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। जी जी जी। और वो गुणवत्ता जिनके पास वो कॉन्वेंट के एजुकेशन से 3 साल के बच्चे से जिस प्रकार की गुणवत्ता एजुकेशन क्वालिटी उनमें आती है ये बच्चे को नहीं मिलेगी। अच्छा। इसलिए उस विद्यापीठ में, उस महाविद्यालय में, उस डीम यूनिवर्सिटी में ये बच्चा जाएगा ही नहीं। ऐसे 2 बच्चे तैयार हुए। समाज भारतीय एक ही है। अच्छा। लेकिन इसके 2 वर्ग किए गए हैं। जैसा महाभारत में जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गया, एकलव्य के पास योग्यता थी, गुरु ने ये कहा कि बेटा मैं तो गुरु हूँ लेकिन मैं सिर्फ राजकुल के परिवार को ही पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा। आप राजकुल से नहीं आते हैं, आप आदिवासी जंगलों से रहने वाले परिवार से आते हैं, मैं वो शिक्षा नहीं दूंगा। अच्छा। एक सादा उदाहरण मैं भारतीय समाज को चाहता हूँ। इसलिए एकलव्य को वो जो आदिवासी था उसको गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से वंचित कर दिया। जी। ऐसे 2 भाग है। हाँ। अभी बहुजन समाज के बच्चों के पास वो जो म्यूनसिपालिटी स्कूल, जिला परिषद के स्कूल, अनुदानित जो कुछ ग्रांट के लिए चलाने वाली जो स्कूल है, जिनमें आज लैट्रिन की सुविधा नहीं होगी, जिनके आज टीचर नहीं होंगे। महाराष्ट्र में जितना सत्यानाश इस क्षेत्र में है उतना सत्यानाश किसी भी क्षेत्र में नहीं है। जी जी। और इस देश में, इस वर्ल्ड में अगर 700-800 करोड़ होंगे या इस देश में कितनी जनसंख्या होंगे या यहाँ हजारों देश होंगे, किसी भी देश में ये नीति नहीं है। अच्छा। जी। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है, जहाँ जहाँ लोकशाही है, उन देशों में लोगों ने समान शिक्षा ना अमेरिका में है ना लंदन में है। जहाँ जहाँ लोकशाही है, इवन जर्मन में नहीं है, इवन स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है उनमें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में है। अच्छा।
और ये भारत जो है ये सम्राट अशोक का भी भारत कहते हैं, जी। ये भारत जन्म से बुद्ध का भी कहते हैं, ये भारत फुले शाहू अम्बेडकर का भी कहते हैं। जी, जी। तो ये भारत में ये दो प्रकार की शिक्षा नीति जो है, ये दो प्रकार की शिक्षा नीति और परिवार जो विकास के मॉडल जो करते हैं, हाँ, विकास किसका विकास, कब कदाचित $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होने जा रही है। विकास की का उनको सड़कें चाहिए क्योंकि व्यापारी का माल गढ़चिरौली तक पहुंच जाए। जी, 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 ये विकास यानी यहाँ का व्यापार जो है हर गली तक, हर गांव तक वो व्यापार पहुँचे, व्यापारियों का माल पहुँचे। इसलिए आज 1.5 लाख रुपए कर्जा एक आदमी के है भारत के, भारत के एक पर हेड एक आदमी पर 1.5 लाख खर्चा। तो विकास काय का बन रहा, पुल बन रहे, सड़कें बन रहे, सब बन रहा। और मानव विकास, जी, 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 मैं फुले शाहू अम्बेडकर के लोगों को, बुद्ध के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोग मानव का क्या विकास हुआ, अच्छा, उसमें हमारा देश कितने नंबर पर है, तो दुनिया में सबसे आखिरी नंबर है हमारा आता है कि हम मानव विकास सूचकांक में हमारा नंबर कितना है। जी, जी भैया जी, ऐसी हालात में जो अम्बेडकरी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षा को मानते हैं, तो ऐसे लोगों की भूमिका क्या रहनी चाहिए? मैं बुद्धिजीवी वर्ग होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग या ऐसी अड़चन के समाज में, उस समाज में अगर बुद्धिजीवी वर्ग है तो वो ऐसे भटके हुए व्यवस्था में संगठित आए और अपने समाज को मार्गदर्शन करे। जी, 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 यहाँ पर जो भी प्राध्यापक है, विचारवंत है, लेखक है, इन सारे लोगों ने अभी तो भी इस अंतिम पड़ाव पर, खत्म हो रहा है भारत का संविधान, खत्म हो रहा है भारत में जो मूलभूत अधिकार जो लोगों को दिए गए थे वो खत्म होते जा रहे हैं। 2024 में वो फिर से सत्ता पे आना चाहते हैं, जी, जी, बराबर है। हाँ, वो इस देश को धर्म का राष्ट्र बनना चाहते, वो एजुकेशन में संस्कृत में रामायण महाभारत बनना चाहते। अच्छा। उनकी सत्ता जहाँ जहाँ पर है, गुजरात में अभी संस्कृत में रामायण महाभारत ये सारे अभ्यासक्रमों में डाल दिए गए। एनसीईआरटी के जितने भी अभ्यासक्रम थे वहाँ पर जितने भी ये जो फुले शाहू अम्बेडकर या संविधान को मानने वाले जो विचारवंत थे उनके आर्टिकल देना बंद कर दे। उन लोगों ने एनसीईआरटी के जो अभ्यासक्रम, आप शिक्षक है पता है, जी, जी, वो सारे अभ्यासक्रम जो डिसाइड करते हैं उन लोगों ने राजीनामा दे के बाहर निकले कि ये क्या हो रहा है भारत में। विशिष्ट धर्म की ही इतिहास और विशिष्ट धर्म की ही भाषा और विशिष्ट धर्म को ही पढ़ाई किया जा रहा है। बराबर, सही बात। फुले शाहू अम्बेडकर है किस खेत की मूली, जी, जी, ये जी, जी। क्या चीज है लोगों को, जी, 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 बराबर है। जी, आज बराबर, आपको मालूम है कि बराबर। विश्वकर्मा योजना लोगों ने, शिक्षा नीति में क्या है, हाँ, शिक्षा नीति में आज अब्राहम लिंकन नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा नीति में आज नेपोलियन नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा नीति में आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएगा, शिक्षा नीति में बुद्ध नहीं आएगा, शिक्षा नीति में कोई नहीं आएगा। ये भारत को सबको गेहूं और चावल बड़े पैमाने के पिकाने वाला वो स्वामीनाथन नहीं आएगा, अभी भी मर गया बेचारा। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको रामायण और महाभारत जरूर पढ़ाया जाएगा। जी, 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 यानी बच्चों को जो इस देश में जो विकास हुआ, हाँ, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे मिल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, विकास नहीं पढ़ाया जाएगा। जी, जी, जी। अब उनको क्या पढ़ाया जाएगा, कुम्हार के लड़के को मड़का बनाने का ट्रेनिंग स्कूलों में दिया जाएगा। अच्छा, बराबर है। बराबर। बढ़ाई के लड़के को जो लकड़ी पर काम करते हैं, नांगर वगैरह बनाते, उनको वो शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, यानी जितने भी 12 बलूतेदार महाराष्ट्र का समाज समझता है, ये 12 बलूतेदार जो है उनके बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फुले क्या बोलता है हाँ, कि जन्मता मनुष्य एक जैसा पैदा होता है, 9 महीने वो भी रहता है, 9 महीने वो भी रहता है, बराबर। उसके मेंदू में जो क्षमता है वो इसके भी मेंदू में क्षमता है। इसलिए उनको शिक्षा के अवसर अगर बराबर मिले, बराबर, हाँ, बराबर है, बराबर अगर उसको शिक्षा के अवसर मिले तो ये आदमी भी पंडित बन सकता है, जी, 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 ये आदमी भी महान बन सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने सिद्ध कर दिया, बराबर, इन्होंने स्कूल में आने से उसको वंचित कर दिया, बोले बाहरों को पढ़ाई की कोई गरज नहीं क्योंकि तुम तो कल भी जाके गुलामी के बराबर, इसमें रहोगे। लेकिन बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया और बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये भी समाज बुद्धिमान है। आज किसी भी क्षेत्र में जाइए, बाबा साहब का समाज, बहुजन समाज जो है वो उन वर्गों से जो अपने आप को बहुत ही ऊंचे क्षेत्र के समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, वो क्षेत्र से टक्कर देने के लिए समाज तैयार हो गया। जी, जी भैया जी, हर कोई बोलता है कि महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है बोलते हैं, लेकिन सही में है क्या ऐसा महाराष्ट्र? नहीं, हाँ, ये गलत है, जी, ये गलत है। वो था, हाँ,
वो था फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र। वो कभी तो भी इन विषयों पे चर्चा करता था, कभी तो भी वो नीला झंडा लेके सामने कूदता था, कभी तो भी वो फुले के साथ में रहना चाहता था, कभी तो भी वो शाह महाराज के साथ में रहना था। वो समाज आज उन लोगों के कब्जे में गया है, बराबर है। जी जी जी। वो सावित्री की भारत की स्कूल जो पहली थी, जो आपको पता होगा पूना में, जी जी, हाँ। वो स्कूल को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से निकाला गया। महाराष्ट्र के किसी भी अगर फुले शाह अम्बेडकर वाले मानने वाले अगर सत्ता में थे, शरद पवार से लेकर कितने लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन स्कूल नहीं बनाई। जी 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 जी, बराबर। भलाई लगे तो वो दगड़ू सेठ हलवाई का गणपति का मंदिर अगर बना, लेकिन स्कूल के दरवाजे नहीं टूटे थे। आज सुप्रीम कोर्ट को लाना पड़ा। जी जी। यानी आज या फुले शाह अम्बेडकर वादी वो जो पीढ़ी थी, जो शायद पैंथर के जमाने में थी, हाँ। वो पीढ़ी जो शायद बाबा साहब के आंदोलन में स्वतंत्र मजदूर पक्ष में थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में थी, जी जी जी। बाबा साहब के आंदोलन की वो जो पीढ़ी है वो सारी नष्ट हो गई। नई पीढ़ी के पास ये बताने वाला तक कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैं नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है, उस पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग, हमको लगता है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जी 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 जी, बराबर है। हाँ जी। वो दावा करते हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी मित्र हमारे। महाराष्ट्र के लोग तो तमाम कांग्रेसी बोलते हैं कि हम शाह फुले अम्बेडकर के, तो उनके विचारधाराओं से जो शिक्षा व्यवस्था बनी थी उसका क्या हुआ? ये बात बराबर है। वो व्यवस्था अगर नष्ट की जा रही, कुछ तुम्हारे भी लोग उसमें शरीक थे। मैंने मनमोहन सिंह का नाम डायरेक्ट लिया। जी जी जी, 92 में यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकारें थी, वो सरकार में जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने निजी कॉलेज खोलवा लिए, जी जी जी, बराबर है। पैसा नहीं था, वो कॉलेज के बाहर हो गए, पैसा था वो कॉलेज के अंदर हो गए। आज 20 साल में महाराष्ट्र में करोड़ों करोड़ों बच्चे का नुकसान हुआ। जी जी जी, साहब मालूम है आपको, 10वीं 12वीं ऐसे चीज़ होती है। अगर उस पीरियड में अगर पैसा नहीं है और निजी कॉलेज में अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो सरकारी कॉलेज में घटिया एजुकेशन लेकर उसको पढ़ना पड़ता है, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सही सही बात। तो फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन, आपने सही कहा कि फुले शाह अम्बेडकर के जितने भी मानने वाले लोग हैं, ये अंतिम पड़ाव में ये आंदोलन आ गया। अगर शिक्षा नहीं है तो फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन का काम क्या है? आप बताओ, सही बात। आप बताओ। तो शिक्षा है इसलिए आरक्षण है। लेबर लोगों को आरक्षण की गरज है क्या? शिक्षा है इसलिए आरक्षण है कि वो शिक्षा हासिल करे, एमपीएससी के एक आदि एग्जाम हासिल करे, जी जी जी, वो अपने लायक जो बुद्धिमत्ता है उसके लायक का पद सिद्ध करे और सरकार में आरक्षण पाए। बराबर। अब ये सारे प्रवाह रोक दिए जा रहे हैं। ये निजीकरण जो है, जो खाजीकरण है, वो रोक दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी उनका मंथन चल रहा है। अच्छा महाराष्ट्र में वो शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट करने के लिए मुंबई में बैठक हुई। अच्छा नागपुर में पिछले हफ्ते में मंथन के नाम से गडकरी उद्घाटन करने गए थे। अच्छा जी, वो सुरेश भट्ट सभागृह में उनका कार्यक्रम हुआ। वो मंथन करे कि शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अच्छा वो शिक्षा नीति बनाई केंद्र सरकार ने। राज्यों के हाथ में आज भी अधिकार है कि भारत के राज्यों ने उसका विरोध करना चाहिए। अगर फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की अगर भारत के कुछ राज्यों में सत्ता होती तो शायद हम वो भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस हमारे मित्र है, ऐसा वो दावा करते हैं। अच्छा, और इतने साल से कांग्रेस के साथ ये आरपीआई के नाम से ये समाज जुड़ता रहा, लगातार उनके साथ में रहा। ये समाज फिर भी उसके साथ में रहना चाहता है, क्योंकि वो मनुवादी के साथ में जाना नहीं चाहता है, मोदी के हाथ मजबूत करना नहीं चाहता है। जी जी, बराबर है। ये समाज अगर इनके साथ में रहना चाहता है तो ये अधिवेशन ये डिक्लेयर करे कि किसी भी हालत में हम बहुजन समाज की शिक्षा बचाने के लिए फुले शाह अम्बेडकर का और भारतीय संविधान ने जो शिक्षा नीति जो लागू की है, आज तक पढ़ रहे थे ना सभी लोग, जी जी, क्या गलत थे वो? सही बात। मोदी आए तो सब, मोदी एक अकेला आदमी सोच रहा है। यानी भारत में जितने भी आजकल शिक्षाविद थे, हाँ, बराबर है, राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन लाया, क्या वो गलत था? कंप्यूटर लाया उन लोगों ने, जी जी जी, बराबर है, तो क्या वो गलत थे? वो वहां तक राजीव गांधी जब थे, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार होशियार निकली कि उन्होंने निजीकरण ला दिया। एक सिक्के के दो पहलू देखो। जी जी जी, कंप्यूटराइजेशन यहाँ पर लाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो क्रांति हुई राजीव गांधी के जमाने में हुई। राजीव गांधी जैसे चले गए वैसे मोदी आया, मनमोहन सिंह आया, वैसे नरसिंह राव आए, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो वहां पर खाली निजीकरण लागू कर दिया। तो ये सोचा नहीं गया। मुझे लगता है कि ये अधिवेशन में उसकी चर्चा करे। कांग्रेसी मेरे जितने भी विरोध हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बहुजन समाज की शिक्षा को बचाने के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा
मैं दाव पर लगाना चाहता हूँ, जी, 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 क्योंकि इस चुनाव में हाँ। आप सब सोच रहे हैं कि फुले शाह अम्बेडकरवादी किधर रहेंगे, जी जी जी, हाँ हाँ, बराबर। हम कहाँ रहे हमने अभी तक सोचा नहीं। मैं अपने समाज को सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कहाँ हैं। अगर हम बहुजन समाज की शिक्षा और आरक्षण नहीं बचा सकते, भारत का संविधान ने दिए हुए मूलभूत अधिकारों को नहीं बचा सकते, तो हम किन के साथ रहना चाहिए? मुट्ठी भर लोग थे इसी महार के धरती पर बाबा साहब के साथ, किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, बंदूक नहीं थी, किसी के पास में डिग्री नहीं थी, फिर भी हमारी लड़ाई हम उस महान नेता के नेतृत्व में हमें लड़ते रहे। आखिर हमारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। जी जी, बाइज्जत हमारी मदद जिनको चाहिए, फुले शाह अम्बेडकर का नाम जिनको चाहिए, अगर तुम्हारी सभा में एक आधी बार नीला झंडा अगर आपको चाहिए, अगर आपको बाबा साहब का संविधान चाहिए, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को बचाने के लिए आपको महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकरवादियों को जाहिर आह्वान करना पड़ेगा कि यस, हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ है और भारत में मोदी सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 बचाई, उसके खिलाफ हम लोकसभा में और सड़क पर हम तमाम जगह विरोध करेंगे। ये आश्वासन उनको देना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे आंबेडकरी विचारवंत भैयाजी खैरकर साहब, जिन्होंने राष्ट्रीय नीति 2019-20 के शिक्षा नीति के बारे में आपसे जिक्र किया है। आने वाले दिनों में भैयाजी खैरकर साहब के विचारों के माध्यम से ऐसा ही देश का, समाज का कार्य हो और ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए भैयाजी खैरकर साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ और यहाँ पे मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।